जय जवान। जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन। देशाधिपति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे छात्र और छात्राएं दीक्षित सदचरित्राचार्य पावन साधना संकल्प संयम। नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। अविरल निर्मल सलिल सदैव ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहुदिश उद्घोष अभय
DAV जय जय, DAV जय जय। प्रबल प्रवाहमयी नित्य नूतन, जीवनदायिनी सदा सनातन। वेद प्रणीता परम पुनीता, धारा अक्षय। DAV जय जय, DAV जय जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले। धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का, तो दिन मान उदय। DAV जय जय, DAV जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहर, प्रेम शांति इसके कट ठहरे। सघन शांति में प्रबल क्रांति में, दिए अटल निश्चय। DAV जय जय, DAV जय जय। Today, we embark on a journey down memory lane, back to the day when the seeds of our college were sown. As we celebrate 78 years of growth and progress, we pay homage to our visionary founders who had the foresight and determination to establish this esteemed institution. As we look to the future, we can be confident that we will continue to grow and thrive, building on the strong foundation that has been created. It is indeed my privilege to introduce the guests. We are truly honored to have amongst us our chief guest for today, Honorable Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. Please give a big round of applause. Professor Yogesh Singh, Vice Chancellor, University of Delhi. Guest of honor Shri Nilesh Kulkarni ji, a proud alumnus of Hansraj College, celebrated writer and a renowned cricket commentator. Professor S.K. Sapuri, Vice President of the DAV Managing Committee, former Vice Chancellor of JNU and member governing body of Hansraj College. Your presence today reflects your deep commitment to education and knowledge. We now move to the traditional Geet Prajwalan. शांति शांति शांति। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Kavyakriti, Indian Classical Dance Society will be presenting Radha and Meera. In the many shades of love, Radha and Meera stand as timeless reflection, one drenched in Shringar and the other in Bhakti. Through the playful defiance of Krishna breaking Radha's matki, testing her patience, we witness love wrapped in desire and longing. Through Meera's unwavering devotion, accepting even poison as prasad, we see love transcending fear and pain. I present to you Radha and Meera.
Hey
सभी को सादर नमस्ते। हंसराज कॉलेज का 78वां स्थापना दिवस, इस स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के भारत सरकार। आज जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होना है, ऐसे प्रोफेसर योगेश सिंह, माननीय कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, जिनका हमें सानिध्य प्राप्त होगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, इस समय डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और हंसराज कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में हैं, ऐसे प्रोफेसर एसके सकोनी। जिन विद्यार्थियों के नाम से संस्थाएं जानी जाती हैं, उस संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री नीलेश कुलकर्णी जी, हंसराज कॉलेज के एलुमनी। हंसराज कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विजय रानी, IQAC डायरेक्टर मैडम अलका कक्कड़, बर्सर डॉक्टर मनजीत सिंह, PIO डॉक्टर लोकेश, जितने भी हमारी कमेटीज हैं, लगभग 67 कमेटीज, उन सभी के कन्वीनर्स, NCC, NSS, स्पोर्ट्स के कन्वीनर और ECA की जो हमारी कन्वीनर हैं मैडम वैशाली। दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन से हमारे बीच में है डॉक्टर सीमा। हंसराज कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजकुमार रावल, जितेंद्र गुप्ता जी, दिनेश चोपड़ा जी, हंसराज कॉलेज के जो भी हमारे एलुमनी हमारे बीच में है, वे सभी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट डीन डॉक्टर AK सिंह। अभी अभी जिस मूर्ति के लिए हमने बुलाया, RK शर्मा जी और उनके साथी। हंसराज कॉलेज के हमारे टीचिंग स्टाफ के जो कहना चाहिए, जो अनुभवी हमारे टीचर्स रहे हैं, जिन्हें आज हम रिटायर मानते हैं लेकिन वे रिटायर नहीं हैं, इस कॉलेज की नींव उन्होंने रखी है, वे सभी हमारे अनुभवी टीचर्स। हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ और जिनकी वजह से ये हंसराज कॉलेज जाना जाता है, हंसराज कॉलेज के वे सभी स्टूडेंट्स, और मैं देख रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम से जो जो सदस्य आए हुए हैं, आज हंसराज कॉलेज के इस 78वें स्थापना दिवस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका वंदन है, स्वागत है। हंसराज कॉलेज 1948 में स्थापित होकर जिसने लगभग 78 वर्षों की यात्रा पूरी की, लेकिन उसकी नींव में राष्ट्र प्रेम और संस्कार, क्योंकि आज माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी हमारे बीच में हैं, जिन्हें मैं बताना चाहूंगी कि हंसराज कॉलेज जो भारत की संस्कृति में विश्वास करता है, उसमें निष्ठा रखते हुए, बड़े धैर्य पूर्वक सत्य के रास्ते पर चलते हुए, अंधकार से प्रकाश की यात्रा तय करते हुए अपने विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण करने में विश्वास रखता है। हमारा विश्वास है कि संस्कृति और शिक्षा को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा, मान्यवर किसी भी राष्ट्र की संस्कृति एक दिन में नहीं बनती है। संस्कृति का निर्माण अनेकों अनेकों वर्षों में होता है, और वह संस्कृति जब राष्ट्र की पहचान बन जाती है, तो उसके माध्यम से जब शिक्षा दी जाती है, तो वह भारत बनकर निकलता है, वही भारत जिसकी आज हम सब जिसकी वंदना करते हैं। और मैं, क्योंकि अभी जब हमने डीएवी गान और दिल्ली विश्वविद्यालय कुलगीत गाया, माननीय कुलपति जी, कैसा महज संयोग है। डीएवी गान में आया, प्रबल प्रवाह में नित नूतन, जीवन प्रवाह में नित नूतन, जीवन दायिनी सदा सनातन। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलगीत में आया, सकल वसुधा निष्ठ तुम की, भावना संस्कृति सनातन। इस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय और हंसराज कॉलेज दोनों मिलकर भविष्य के चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। हम इस राष्ट्र की संस्कृति में विश्वास करते हुए भारत, विकसित भारत के संकल्प को बार बार अपने सामने रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और हंसराज कॉलेज जिसने NAAC में बहुत अच्छी रैंकिंग पाई, हमने 3.71 के साथ A++ की हमने रैंकिंग पाई, NIRF में हम 12वें स्थान पर रहे, और हंसराज कॉलेज लगातार
एनईपी को स्वीकार करते हुए बड़े ही उत्साह के साथ हमारा जो 4th ईयर का बैच होगा, पहला बैच होगा, हम सब उसकी उत्सुकता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हंसराज कॉलेज ने न केवल पूरी की पूरी तैयारी की, बल्कि मैं बताऊं कि इस बार हंसराज कॉलेज का जो हमारा प्लेसमेंट डाटा है, हमें हाईएस्ट जो पैकेज मिला हमारे स्टूडेंट्स को, उससे स्टूडेंट्स की आस्था, स्टूडेंट्स का विश्वास जगा है, उसमें पैदा हुआ है। उसके लिए मैं प्लेसमेंट सेल की कन्वीनर मैडम अलका कक्कड़ को बधाई देती हूँ कि जिस समय विश्व भर में नौकरियों की कमी हो रही थी, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय और हंसराज कॉलेज के विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार बढ़ रहे थे। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी मान्यवर कि हंसराज कॉलेज स्किल, इनोवेशन और जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उस दिशा में भी काम कर रहा है। इसीलिए कॉलेज में हमारे 3 सेंटर बखूबी काम कर रहे हैं। हमने निफ्ट की बात की, हम रिसर्च की बात करते हैं। अभी प्रिंसिपल ऑफिस में जिस समय कुलपति महोदय दिल्ली विश्वविद्यालय का रिसर्च का डाटा दे रहे थे, हम सब बहुत प्रसन्न हो रहे थे, आश्चर्यचकित थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय को ऐसी लीडरशिप मिली जिसने इतने कम समय में इतनी रिसर्च करवा ली। सर, आपने पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ हंसराज कॉलेज को भी प्रोत्साहित किया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय हमारे इस साल जो पूरे के पूरे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं 169 सर, 169 पब्लिकेशंस के साथ हमने रिसर्च की है, और जो हमारी रिसर्च ग्रांट हमें प्राप्त हुई है 1 CR हम क्रॉस कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरह से रिसर्च करते रहे, इनोवेशन करते रहे, तो हमारे विद्यार्थियों को नए नए आइडियाज तो मिलेंगे। और इस मंच से बताना चाहूंगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सेल, मैं मैडम माधवी को बधाई भी देना चाहूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के साथ, क्योंकि डॉक्टर सीमा हमारे बीच में है, इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का जो उद्यमोदय सेंटर है, उस उद्यमोदय सेंटर में सर हंसराज कॉलेज के 2 स्टार्टअप गए हुए हैं। उसके लिए मैं मान्यवर को मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगी। ये तो हमारी जो वो उपलब्धियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हंसराज कॉलेज चाहे भारतीय ज्ञान परंपरा हो, चाहे इस राष्ट्र को आगे ले जाने की कोई भी विचारधारा हो, क्योंकि हम सब ने विकसित भारत का संकल्प एक स्वर में लिया है। उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उन सभी स्वप्नों और संकल्पों के प्रति हम अपने दृढ़ता और सक्रिय सहभागिता की शपथ लेते हैं। भावी भारत का जो स्वप्न आज हमारा नेतृत्व देख रहा है, जो संकल्प है, जो उसकी दिशा है, उस सब से स्वयं को व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से जोड़ते हुए हम निरंतर चलते रहें, सबको संग लेकर साथ चलते रहें, कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। मंत्री जी, यही हमारी कामना है। और मैं आपको बताऊंगी, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हंसराज कॉलेज ऐसा है जो अपनी परंपराओं को में आस्था रखते हुए, क्योंकि इसका जब हंसराज कॉलेज की स्थापना हुई थी, विशेष उद्देश्य था इसका। आज 78 वर्षों में भी हम उस उद्देश्य को सामने रखते हैं। इसीलिए यहाँ अपनी एक यज्ञशाला है, उस यज्ञशाला में हम यज्ञ करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, कदम कदम पर हमारा साथ देना, हमें सद्भावना देना, हम इस हंसराज कॉलेज के माध्यम से इस राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएं, तो इस हंसराज कॉलेज का स्वाभाविक होगा। अपनी वाणी को विराम देने से पहले इस 78 वर्षों की यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा, हमने बहुत कुछ खोया, हमने बहुत कुछ पाया, हमसे बहुत साथी मिले, बहुत साथी हमसे बिछड़े, लेकिन जिसने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कॉलेज के विकास में अपना योगदान दिया, आज हम इस अवसर पर उन सब का धन्यवाद करते हैं। और शिवमंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कहते हैं, जिस से पथ पर स्नेह मिला, जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम।
मैंने सबका धन्यवाद किया। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। आपका कुशल नेतृत्व हमें यूं ही प्राप्त होता रहे। एक बार पुनः उनका कर्तव्य के साथ आभार। हमारे मध्य डीएवी प्रबंधकृत समिति के उपाध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और इस देश के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक आदरणीय प्रोफेसर एस.के. सोपोरी सर उपस्थित हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर का करतोलनी के साथ अभिनंदन करें। Honorable Chief Guest Shri Gajinder Singh Shekhawat ji, Culture Minister, Government of India। अभी अमेरिका से आया तो गला बिल्कुल खराब हो गया हुआ है, यहाँ की पोल्यूशन से थोड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है मुझे। Esteemed guest of honor Shri Nilesh Kulkarni ji, respected Professor Yogesh Singh ji, काफ़ी दिनों के बाद मिलने का अवसर मिला आपसे। Principal Professor Rama, talented faculty members of this college, alumni, dear students and friends. On behalf of the President of DAV College Managing Committee, as well as the Chairperson of governing body of this college, Shri Poonam Suri ji, and on my own behalf, I also welcome all of you on the 78th Foundation Day of Hansraj College. It's an institution that exemplifies the spirit of DAV philosophy. And DAV philosophy is the Vedic values. अभी क्या रहते हैं यहाँ हवन चलता रहता है हमारे इस colleges में, learning, service, as well as modern education. As someone who has studied himself in DAV and also did my doctoral work, PhD work in Delhi University, Botany Department long back, this gathering brings back different kinds of memories of my own formative academic years. Delhi University has been more than an educational space. It has been a crucible for ideas, dialogue and transformation. And Hansraj College is one of the most distinguished colleges. उनकी उपलब्धियां भी इन्होंने आपको बताई, and he has carried this legacy forward with strength and purpose. दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि मेरी डॉटर ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बायोकेमिस्ट्री में बीएससी ऑनर्स किया, और आज मेरी ग्रैंड डॉटर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री में करती है। तो मुझे लगता है 3 पीढ़ियाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हैं। My granddaughter also joined admission in biochemistry and agricultural college. I have only a couple of points to mention, and that is, I think today we are actually meeting in a time when there is a great transition in education. I look at transition in education from the point of view that on one hand, we are growing in a digital world with a rapid increase in the use of artificial intelligence, ML and other things. A lot of disruptive technologies are coming up around the world. And on the other hand, we have a lot of conflicts, geopolitical conflicts around the world. The technology developments and conflicts going on side by side. And this is what forces us to think what it really means to teach, learn and innovate. I think it's no longer enough to transfer information. Today machines can do it very well. But our challenge is to cultivate in students the power to think critically, act ethically and grow with adaptability. In this new world, students will need both technological fluency as well as human wisdom. The other point which I want to mention, the importance of colleges in education system. I think in colleges one probably has to pay some personal attention to the journey of our students. Young minds which come from school
12वीं जमात से यहाँ पे भीड़ लग जाती है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, and they come to these schools, these colleges with some kind of a curiosity, but at the same time uncertainty. So that I feel they are standing at a crossroad, trying to find their path from broad exposure to deeper specialization, from adolescence to purpose. So our institutions, especially colleges, I feel must support that transition in the students with both academic vigor as well as emotional understanding. And we must help them. I think there has to be some personal attention to the students, not only for them to gain knowledge, but learn how to navigate life and build careers. In education systems, culture plays an irreplaceable role. Our education must never lose sight of the values that define us, that is humility, service, inquiry, and compassion. On one hand, we embrace science and technology. We must also remain deeply rooted in our civilization ethos. Vedas have so much to offer, have so much in store for us to learn and emulate. Cultural education, I feel, is not just ornamental, but it is fundamental. It fosters identity, resilience, and a sense of shared destiny. I am especially therefore delighted that Honorable Minister for Culture is with us today, because culture and education must walk hand in hand. No institution is complete without its alumni. They are the living testimony of what a college stands for. I am very happy that our distinguished alumni Shri Nilesh ji is with us today to share his views and experiences. In fact, I would like to invite all the alumni to stay engaged, not only through nostalgia, but by becoming mentors, guides and supporters for the current generation. Finally, to all who have shaped this college over the decades, teachers, students, staff, administrations, I offer my heartfelt gratitude. I also appreciate the efforts of Professor Yogesh Singh ji, the Vice Chancellor of this university, for supporting this college in a big way. So Yogesh ji, thank you very much for being supportive of this college. And I thank also the principal, Ramaji, who takes keen interest in all the activities. जब देखो भागती रहती है, हम इनको कहते हैं आप are always running around to get some things done, and she is providing the right leadership. I pray may Hans Raj College continue to rise not only in rankings but in relevance, not only in size but in spirit. सम्मानीय मंत्री जी, कुलपति जी, सोपोरो जी, नमस्कार। रमा जी, मेरी इस धरती के टुकड़े से जुड़ने का मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, हंसराज महाविद्यालय को श्रद्धांजलि। आप देख रहे होंगे कि हंसराज महाविद्यालय को नमन मैंने आपकी तरफ देखकर किया। उसका एक कारण है। कारण ये है कि ये ऑडिटोरियम, ये बिल्डिंग, ये लैब्स, ये लाइब्रेरी, ये शूटिंग रेंज, ये हॉस्पिटल, ये अपने आप में केवल वास्तु है। ये सारे के सारे हंसराज महाविद्यालय तब बनते हैं जब आप लोग इसमें समाते हैं। तो इसलिए आपका होना हंसराज महाविद्यालय की वास्तु को हंसराज महाविद्यालय बनाता है, और बदले में हंसराज महाविद्यालय आपको अपनी आइडेंटिटी देता है। आज भी जब मैं कहीं जाता हूँ और लोग मुझसे, मेरी उम्र 70 साल की है, so I've been here for a pretty long time now and I passed out in 76। तो लोग जब मुझे पूछते हैं कि आप एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, तो मैं बड़े फख्र से कहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एंड बिफोर दैट इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपने मुझे क्रिकेट कमेंटेटर से क्रिकेट प्लेयर भी बना दिया। तो लेकिन अक्सर मेरे नाम के साथ ऐसा होता है, एक नीलेश कुलकर्णी क्रिकेटर भी है, कई बार गूगल मुझे उनके साथ कंफ्यूज करता है, मुझे अच्छा लगता है, कोई बुराई नहीं है।
लेकिन सबसे मजा तो तब आया जब परसों किसी ने मुझे निलेश मिश्रा जी से कंफ्यूज किया और मुझसे ये कहा कि आपने परसों वो पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसमें आपकी शक्ल कुछ अलग लग रही थी। तो मैंने उससे यही कहा कि हाँ वो मेरी शक्ल वाला एक और है। Anyway, thank you very much for everything that you've done for me, and I'm very glad to be here today. The identity that Hansraj has given me is so great that I celebrate it on every occasion that I am around. हंसराज महाविद्यालय कैसा था मेरे जमाने में, कैसा अब है, कैसा आगे होगा, इस पर हर कोई जो सफेद बाल लेकर यहाँ आता है वो कहने का अधिकार रखता है, और जरूर आकर ये कहता होगा कि हमारे जमाने में बहुत अच्छा था या आपके जमाने में बहुत अच्छा है। पर मैं ये मान के चलता हूँ मैम कि हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, आज के जमाने में बहुत अच्छा है, और आगे के दिनों में भी बहुत अच्छा ही रहेगा। और इसका कारण ये है कि हंसराज महाविद्यालय अपने आप को, दिल्ली विश्वविद्यालय और हंसराज महाविद्यालय अपने आप को रीइन्वेंट करते रहते हैं उस जरूरत के आधार पे जो उसके छात्रों की उस समय होती है। और क्योंकि रीइन्वेंट करते हैं इसलिए दे ऑलवेज स्टे रेलेवेंट फॉर व्हाट इज आवर। Because of the relevance we continue to be great and we continue to have this identity which is magnificent. I understand I have just 5 minutes. तो मैं अपने सफेद बालों का थोड़ा सा एडवांटेज लेते हुए कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा जो मेरी मान्यताएं हैं, जो मैं सोचता हूँ कि शायद इस फंक्शन से थोड़ा सा हटके हो, लेकिन फिर भी एक सेंट्रल मान्यता है जो सब लोग मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं साझा करूँ। एक मान्यता यह है कि मैं बहुत विनती आपसे करता हूँ, लेखक हूँ इसलिए नहीं, किताबें लिखे इसलिए नहीं, पर एक इंसान के रूप में आपसे मैं बहुत विनती करना चाहता हूँ कि कृपया आप सब लोग किताबें जरूर पढ़ें। किताबें पढ़ने का, रीडिंग बुक्स, देयर इज जस्ट नो सब्स्टिट्यूट इन लाइफ। मैं मानता हूँ कि आजकल आपको इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन वो जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो आप जानते हैं कि एल्गोरिदम से चलती है। इसके कारण वो इंटरनेट आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, या वही दिखाता है जो कोई चाहता है कि आप देखें। लेकिन आपको जो देखना चाहिए, जो जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा है, वो आपको केवल किताबें ही देती है। इसीलिए किताबें पढ़िए, खूब पढ़िए, उनके बारे में सोचिए और गहराई तक सोचने की आदत डालिए। क्योंकि हम जब आजकल कुछ ऐसा हो गया कि सब लोग बहुत सतर्क पे सोचते हैं, बहुत आसानी से हम लोग गूगल करके और जो इन्फॉर्मेशन उस पर आती है उसको मान लेते हैं। मेरा मानना है कि थिंकिंग डीपली इज वन ऑफ द क्वालिटीज व्हिच वी नीड टू इंग्रेन, एंड दिस क्वालिटी कम्स फ्रॉम रीडिंग बुक्स। सो प्लीज ऑल ऑफ यू डू टेक अप रीडिंग। दूसरा, मेरी ये मानना है कि आजकल एक और चीज हुई है, विच इज कि हम लोग मोबाइल से एक दूसरे से इतने करीब हो गए हैं और इतने जुड़ गए हैं कि हम एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं। हम बात ही नहीं करते, हम मैसेजेस भेजते हैं। मैसेजेस भेजना एक अच्छी चीज है, मोबाइल से जुड़ना अच्छी चीज है, इंटरनेट अच्छी चीज है, पर ये सारे साधन हैं। अगर ये साधन हमारा एक दूसरे से संवाद रोक देते हैं तो उस केस में साधन का हमें कोई भी उपयोग नहीं है। जरूर मोबाइल को देखिए, जरूर मैसेजेस भेजिए, जरूर उससे सब कुछ सेटअप कीजिए, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना जो है कभी ना छोड़िए। क्योंकि अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे तो एक गहराई आएगी उस बात के अंदर, एक अपनापन आएगा, एक जुड़ाव आएगा, और फेस टू फेस की हुई बात हमेशा आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी। एक तीसरा मेरा अपना जो बिलीफ है, जो बहुत स्ट्रांगली विच आई होल्ड, which is when people ask me what is your philosophy of life। अब ऐसा होता है कि आप जब 5-6 किताबें लिख लेते हैं ना, और कुछ किताबें थोड़ी सी कॉपियां लिख भी जाती हैं, तो अपने को ये लोग अधिकार दे देते हैं कि आपको मैं जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ बताऊं, तो इसलिए अक्सर पूछते रहते हैं। तो my core philosophy in this is, please all of us learn to say yes to life। जब भी कुछ जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं, जब जिंदगी अपॉर्चुनिटीज सबको देती है, सबको चांस मिलता है, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन अधिकांश लोग हम में से ये सोचते रह जाते हैं कि करूं या ना करूं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, और इस पूरे सिलसिले में अपॉर्चुनिटी आगे निकल जाती है। और फिर हम बैठ के कहते हैं कि देखो उसने फायदा उठा लिया, हम कुछ नहीं कर पाए, या उसके साथ ये फायदा था, उसके साथ बैकग्राउंड थी, या उसके साथ कॉलेज का नाम था, या उसके साथ फैमिली बैकग्राउंड थी, इसलिए वो ले गया, मैं नहीं कर पाया। जीवन में जीतते वही लोग हैं जो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हाथ खड़ा कर कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। तो कृपया हमेशा से यस टू लाइफ, और एक दूसरे से बात करते रहिए। तो देखिए, जब आप एक दूसरे से बात करेंगे ना, बात तभी बनेगी। धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, भारत सरकार। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर एस.के. सपोरी, वाइस प्रेसिडेंट डीएवी मैनेजिंग कमेटी। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नीलेश कुलकर्णी, एलुमनाई हंसराज कॉलेज, एलुमनस हंसराज कॉलेज, राइटर एंड क्रिकेट कमेंटेटर। मैं ठीक बोल रहा हूँ, प्रोफेसर रमा, डायरेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ हंसराज कॉलेज, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय रानी राजपाल, IQAC डायरेक्टर मैडम अलका कचर, ये इंग्लिश में लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। बरसर डॉक्टर रणजीत सिंह, डॉक्टर शालू सिंह, रोमिला रावत, प्रभांशु, other respected faculty members, invited guests, my dear friends and dear students. नमस्कार, good afternoon, good evening to all. आज ना कई आश्चर्य हुए मुझे। पहला तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के नाते आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके बारे में कहा गया कि बहुत सरल, सहज और आत्मीय हैं। आत्मीयता बहुत है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करता हूं इनके लिए कि इनमें सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है? आत्मीयता है, गर्मजोशी है, इनसे मिलकर अच्छा लगता है। सहज और सरल तो वो हैं ही, लेकिन सहज सरल आपको बहुत व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन उनमें आत्मीयता का भाव अगर कम मिलेगा तो वो केमिस्ट्री जमती नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छे काबिल मंत्री भी हैं और आत्मीय हैं। हमें ऐसा लगता है इनसे मिलके कि हमारे बहुत अपने हैं। मैं आपका अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। नीलेश कुलकर्णी जी ने जैसे ही बताया, दूसरा मुझे आश्चर्य हुआ तो उन्होंने कहा वो 70 साल के हैं। सर सच्चाई से मेरी पत्नी जानती है। मैं तो देखो उनको 40-45 ही समझ रहा था, लेकिन जब उन्होंने 70 कहा, आश्चर्य क्या था? इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये कम मिलती है आत्मीयता, सार्वजनिक जीवन में कम होती जा रही है ये आत्मीयता, इसलिए ये तो 70 साल की उन्होंने एज बताई तो मुझे लगा कि उन्होंने कि ये यस बोलते हैं शायद इसलिए 70 साल के हैं और दिखते 45 साल के हैं। और यदि ये बार-बार अपने सफेद बालों का जिक्र कर रहे थे, थोड़ा इसका इलाज कर लें तो शायद 35 के भी लगते हैं। पर ऐसा लगा कि इनको अपने बालों पे, सफेद बालों में बहुत गर्व है, तो बार-बार उसका उल्लेख किया। अच्छी बात है। और इन्होंने कहा कि अब देखिए मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्होंने कहा कि हर चीज में यस बोलो। अब दूसरा कोई मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाता है, वो बोलता है कि लर्न टू से नो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल और हैप्पी इन लाइफ। तो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति करें क्या? हाँ बोले या ना बोले, क्योंकि कितनी किताबें मिल जाएंगी जहाँ बोलते हैं लर्न टू से नो इफ यू आर इन लीडरशिप पोजीशन। तो पहले आपको ना कहना आना चाहिए, जो सबसे मुश्किल है। ये कह रहे हैं कि आपको हाँ कहना आना चाहिए। दोनों बातें अपनी अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। तो आपको कब हाँ कहना है और कब ना कहना है, ये भी सीखना आना चाहिए। ये बहुत आवश्यक बात है। और 78 साल की यात्रा है हंसराज कॉलेज की। मैं आप सबको इस 78वें स्थापना दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। होता क्या है, मैं शायद अकेला कॉलेज है जहाँ शायद पिछले 3 साल से स्थापना के ये इसमें आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आना ही चाहता हूँ, लेकिन हर बार संयोग और परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि मुझे आना होता है। ये शायद आपकी प्रिंसिपल मैडम की मेहरबानी समझिए, इनका एक तरीका समझिए कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। और पिछली बार भी मैंने एक उल्लेख किया था कि इस सभागार के अंदर 2 चित्र लगे हुए हैं, स्वामी दयानंद जी का लगा हुआ है और महात्मा हंसराज जी का लगा हुआ है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप इनसे प्रेरणा मिलती है आपको? जरा हाथ खड़े करो जरा, कितने ऐसे हैं? अब शर्मा करके नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं का, स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से ये कॉलेज शुरू हुआ होगा
महात्मा हंसराज जी का योगदान रहा। तो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी और जिसको आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर सपोरी जी, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं कि 1800 में डेटा देखा था, 1886 में ट्रस्ट बनी। और देखिए 30 अक्टूबर 1883 को 59 साल की उम्र में दयानंद जी चले गए, उनके 3 साल के बाद में। तो यानी उनकी प्रेरणा से, उनके प्रति श्रद्धा के भाव से ये डीएवी ट्रस्ट बनी और जिन्होंने बहुत सारे शिक्षा के परिवर्तन को समझते हुए, आवश्यकता को समझते हुए बहुत सारे काम किए। और रमा जी ने कहा कि हम देश प्रेम पे काम करते हैं। इन्होंने कहा, मैंने कितना माना मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि देश प्रेम की कमी शिक्षा संस्थानों में सबसे ज्यादा है और ये सबसे गंभीर विषय है। अगर आपके यहाँ इस पर विशेष काम होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो 2 महापुरुष हमारे आसपास दाएं और बाएं हैं, ये शायद ऐसा चाहते होंगे, आप करते होंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप इसका असेसमेंट तो करिए ना, खाली कहने की बात नहीं है। आप इसका असेसमेंट करिए और यदि वास्तव में आप राष्ट्र प्रेम पे काम करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम चाहेंगे कि ये मॉडल दूसरे कॉलेजेस में भी रेप्लिकेट हो कि किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता है। मैं कई बार इंटरव्यूज में बैठता हूं तो मैं ये पूछ लेता हूं कि स्वामी दयानंद जी को जानते हो क्या? बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मैं कहता हूं कि आर्य समाज का एक ग्रंथ बताओ। तो आप लोग सब जानते ही होंगे आर्य समाज का ग्रंथ क्या है, जरा नाम बताओ। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते आपके। मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा कि अंदर उसमें क्या है, सिर्फ ये कि आर्य समाज के ग्रंथ का नाम बताओ। 1875 में आया, फिर उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आई। मैं ये पूछने की तो हिम्मत ही नहीं करता कि उसमें लिखा क्या है। अगर हंसराज कॉलेज या आर्य समाज या डीएवी इंस्टीट्यूशन से निकले हुए बच्चे उस ग्रंथ का नाम नहीं बता पाते हैं तो ये एक चिंता का कारण तो है। अब ये है कि नहीं, ये रमा जी जाने और आप लोग जाने। और मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं इस विश्वविद्यालय में, इसलिए मैं बात कहता हूं। अब उसमें ओम को विशेष महत्व दिया गया और ओम का उच्चारण भी बहुत अच्छा है। साइंस भी मानती है, साइंस के लोग भी ऐसा मानते हैं। वो क्यों दिया गया, सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। पर हमने बहुत सारी चीजों को ना ये एक रिचुअल मान लिया कि चलो इतना इतना हम कर लेंगे, पर क्या हमने उसको आत्मसात किया, हमारे अंदर गया? ये फाउंडेशन डे पर विचार करने का एक विषय। मैं भी आप सब जितने हैं, आप जैसा टीचर हूं, बहुत साल से, जब से पला बड़ा हुआ इसी जगह हूं। तो जो राष्ट्र प्रेम है इसकी वास्तव में बहुत कमी है शिक्षा के संस्थानों में। और ये जो भाव है, आजकल हम इसमें काम भी करने की कोशिश करते हैं कि ये देश है मेरा, इस भाव पर कितना काम होता है? कितने लोगों को ये लगता है कि ये देश है मेरा, मुझे इसके लिए काम करना है और इसके लिए कोई गलत काम भी नहीं करना है कि इसको नुकसान हो जाए? क्या इस भाव पे क्लासरूम्स में काम होता है? और अगर नहीं होता है तो होना चाहिए। ये प्रण हम सबको लेना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आदरणीय मंत्री जी, हमने वीर सावरकर के नाम से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज की स्थापना करी। तो जैसे ही वीर सावरकर का नाम आता है या आया, तो मेरे मन में एक उत्साह और एक बहुत अच्छे भाव का निर्माण हुआ कि हमें सावरकर जी के प्रति एक श्रद्धांजलि हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। कुछ अलग से स्वर भी आए इसमें कि सावरकर के नाम पे ही क्यों। एक घटना बताता हूं कि जब सावरकर को लंदन से पकड़ कर लेकर आए भारत में, उनकी 19 साल या 18-19 साल की पत्नी उनसे मिलने आई
तो उनको देखकर वो रोने लगी। बेड़ियों में जकड़े हुए सावरकर को उनके सामने लाया गया और वो रोने लगी। तो सावरकर को सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि थोड़े से एक कठोर भी थे, थोड़े से सख्त थे वो, लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू आ गए उनको रोते देख के। पत्नी के मन में तो ख्याल था कि बैरिस्टर बनने गए थे और आज बेड़ियों में जकड़े हुए वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम रो मत, ये देश हमारी त्याग और तपस्या को समझेगा। ये देश हमारे त्याग और तपस्या को समझेगा। मैं प्रश्न करता हूं, क्या इस देश ने त्याग और तपस्या को समझा सावरकर के? आज 2025 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय किया कि हमें आने अब जो कॉलेज आ रहा है सावरकर के नाम पे आएगा, अगर 10 आवाज भी ऐसी आई कि इसकी क्या आवश्यकता थी, तो उन आवाजों की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जो समाज, जो देश अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखती है, तो राष्ट्र प्रेम को स्थायी रखेगी कैसे? राष्ट्र प्रेम का निर्माण करेगी कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी 23 जुलाई 2 दिन पहले चंद्रशेखर जी का जन्म दिवस था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट किया, एक्स पे पोस्ट किया कि ये देश नमन करता है अपने शहीद को, अपने शहीद बेटे को ये कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। पर क्या शिक्षा संस्थानों में से कोई 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट चर्चा हुई क्या इसके ऊपर? चंद्रशेखर आजाद पे कोई बात हुई क्या? शायद नहीं हुई। और हम में से बहुत सारे लोग तो चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते ही हैं, जानते होंगे। अगर इससे एक आगे बढ़ जाए एक स्टेप, कि रामप्रसाद बिस्मिल का नाम कितने लोग जानते हैं, उन्होंने क्या किया? चाफेकर बंधुओं का नाम कितने लोग जानते हैं, उन्होंने क्या किया? तो इस पर यदि एक क्विज करा ली जाए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बता देगा कि राष्ट्र प्रेम पर कितना काम होता है, जिसकी कितनी आवश्यकता है भारत के लिए, भारत की युवा पीढ़ी के लिए। और जब ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो उस समय ये कितनी इसकी आवश्यकता है, इस पर बात करने की जरूरत है। अगर देश अपने शहीद बेटों को कम याद करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को पता कैसे लगेगा? कहना तो आसान है कि राम का देश कृष्ण का देश है, ये हनुमान का देश है। इतने सारे शहीदों ने जिन्होंने आजादी में योगदान किया और आज भी देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जो बलिदान होते हैं, क्या हम शिक्षा संस्थानों में इसकी चर्चा करते हैं? ये एक विचार करने का विषय है। जगदम्बा प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं जो उस समय गाई जाती थी, कही जाती थी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। पता नहीं मेले लगते हैं, वो तो इसलिए चले गए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। हमने वाइप आउट कर दिया पूरा शिक्षा से, स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक। ये देश है मेरा, इस भाव पर काम हुआ नहीं। और आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है, सही समय है, वो सही कहते हैं। इस पर काम करने की आवश्यकता है और इसमें प्राध्यापकों का एक बहुत बड़ा रोल है जो आपको प्ले करना है। आपको एहसास नहीं है उस रोल का। मेरे मन में कई बार आता है कि क्या एहसास है इस रोल का? दिल्ली विश्वविद्यालय के अगर मैं किसी इंटरव्यू में बैठूं और किसी टीचर से ये पूछ लूं कि विश्वविद्यालय का जरा कुलगीत सुना दो मुझे, 90% नहीं बता पाते। ये जो भाव है श्रद्धा रखने का, इसकी कमी तो है। इसलिए बच्चों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, ये कसूर हमारा है और हमें इसको रियलाइज भी करना चाहिए, इस पर काम भी करना चाहिए। वो जो स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे मन से आए थे, बहुत अच्छे बच्चे आते हैं हमारे पास,
कभी उनको दोष मत देना। मैं प्राध्यापकों के लिए बात कर रहा हूं। इसी कारण से ये शिक्षा का आपको काम मिला है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। इस जिम्मेदारी का आपको एहसास रहना चाहिए, हाथ रहना चाहिए, क्योंकि ये जॉब नहीं है, ये प्रोफेशन है। लोग कहते हैं, पर मैं मानता हूं ये प्रोफेशन भी नहीं है, ये पैशन है। वो जो पैशन है उसकी आग आपके अंदर होनी चाहिए। आज का स्थापना दिवस है। हंसराज कॉलेज सबसे एक पुण्य की जगह है, अच्छी जगह है। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रण लें इस चीज का कि हम इस विषय पे काम करेंगे, इस भाव पे काम करेंगे कि ये देश है मेरा, और कुछ अच्छे प्रण लें जो कि स्वामी दयानंद जी ने बताए थे। और प्रण लेना पर्याप्त नहीं है, फिर प्रण लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना, मानना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम उस पे करेंगे तो ये स्थापना दिवस मनाने का, बनाने का कारण जो है ना, वो भी सफल होगा। नहीं तो ठीक है, कार्यक्रम हुआ, हम आए, आप आए, बात हुई, थोड़ा बहुत सही है। आप लोगों का समय बहुत कीमती है, और कहीं ना कहीं सत्याग्रह प्रकाश में कहा भी होगा कि समय बहुत कीमती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसी कारण से मैं मानता हूं कि हम कुछ ना कुछ प्रण लें। अब मैं प्रण की डिटेलिंग रमा जी को छोड़ता हूं, और रमा जी से अपेक्षा भी करूंगा कि कुछ सर्वे करें, कुछ बताएं आप कैसे अलग कर रहे हैं लोगों से, और अगर आप अलग कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कुछ वो बातें बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट हों, क्योंकि आजकल मैं इस सब्जेक्ट पे काफी बोल रहा हूँ। अभी मैं रिसर्च पे भी बोलना चाह रहा था, लेकिन समय नहीं है, मैं आज नहीं बोल रहा। एक ही बात कहकर खत्म कर रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने, हमने देखो पॉलिसी पुश करते हैं तो कैसे परिणाम आते हैं। सपोज सर, आपको अच्छा लगेगा जान के कि हमने इस साल स्कोपस इंडेक्स 5200 पब्लिकेशंस किए दिल्ली विश्वविद्यालय में। 5200 अनप्रेसिडेंटेड, और 100 वर्ष के अंदर हमने जितने पब्लिकेशन किए उससे आधे पब्लिकेशन हमने पिछले 4 साल में किए। 50 लाख के करीब तक किए, 25,000 से ज्यादा हमने 3 साल में किए। टीचर्स तो वही हैं, ये पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। पर पहले लगता था कि आसान काम से काम चल रहा है तो ठीक है, पर नहीं, आसान से मत चलाओ, थोड़ा डिफिकल्ट कर लो, अच्छा कर लो, तो सब अच्छा भी करने लगे। और रमा जी कह रहे हैं बहुत सारे पब्लिकेशन अगले साल और बेटर आएंगे। बिल्कुल आएंगे रमा जी, कि हम सब आशा भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि इस देश के ब्राइट माइंड दिल्ली विश्वविद्यालय में है, छात्र के रूप में, प्राध्यापकों के रूप में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की पूरी सहायता है। यदि इस समय भी हम अच्छा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप इस बारे में जरूर सोचिएगा, और कल और अच्छे प्राध्यापक बने, विद्यार्थी और अच्छे विद्यार्थी बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं हंसराज परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं स्थापना दिवस की। आपको बहुत बहुत Thank you, sir. Now we move on. As we continue the celebration of legacy and commitment, it is time to honor our teachers, non-teaching staff and students whose commitment, sincerity, contribution have helped shape the ethos and excellence of this college. May I now request Dr. Hema Kapoor, Associate Professor, Department of Economics, Hansraj College, to kindly come forward and receive the token of appreciation. Dr. Hema Kapoor. सर यहाँ देखें। Next we felicitate Sir, sir. Shri Om Prakash Kanduri ji. सही है। We now honor Shri Mukesh Kumar Yadav ji. Shri सही है।
जय करण सिंह राणा जी। श्री जय करण सिंह राणा जी। सर थोड़ा नहीं, यहाँ देखो सर, क्लोज सर, आप साथ में। Please give him a big round of applause. Let's Ravi, BSc Physics Honors. मैं निवेदन करूंगा माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मंच पर आए, आपका उद्बोधन मंत्र। हंसराज महाविद्यालय के 78वें स्थापना दिवस के आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में मंच पर परिवार के मुखिया के नाते और कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, योगेश सिंह जी के साथ में मुझे 2-3 बार मंच साझा करने का अवसर मिला। मैंने पिछली बार इनके कार्यालय में जिस दिन कार्यक्रम में था तब भी कहा कि ही इज अ टीचर इन ट्रू सेंस, ही इज अ टीचर इन ट्रू स्पिरिट। भाषण देते देते प्रश्न पूछ लेते, नाम बताओ। जब विद्यार्थी नहीं, यहाँ कई लोग में शब्द देख रहा तो सब कई लोग समझ क्योंकि उनको लग रहा था कि अब शायद कोई जवाब नहीं आया, तो उनको लग रहा था कि नाम लेकर के किसी को खड़ा नहीं होगा। मंच पर उपस्थित ख्यातनाम कमेंटेटर और राइटर आदरणीय श्री नीलेश कुलकर्णी जी। नीलेश जी ने स्वगर्व कहा अपने सफेद बालों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी समय सापेक्ष है, क्योंकि नीलेश जी को शायद उम्र के 3रे-4थे पड़ाव में आकर के सफेद बाल हुए होंगे। मेरी हेरिडिटी है कि मुझे 25 साल में हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आता सफेद बाल में गर्व करने लायक क्या होगा। कॉलेज में पढ़ता था तो लड़कियां और साथ में पढ़ने वाले लोग कहते थे सफेद बाल वाले। शादी हुई थी तो अजीब अजीब तरीके से लोग देखते थे। अब जाकर के बड़ी मुश्किल से 56-57 साल उम्र में अब जाकर के कुछ तारतम्य बना है। मंच पर उपस्थित डॉक्टर सातोरे जिनका बहुत सुदीर्घ अनुभव है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते और यहाँ आज इनकी गरिमा में उपस्थिति, उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके अधीनस्थ पिछले 140 सालों से भारत की वैदिक परंपरा को शिक्षा के साथ जोड़ करके एक सतत साधना की परंपरा गतिशील है, उस परंपरा के वाहक के रूप में आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। उन्होंने अपने अनुभव से हम सबको का मार्गदर्शन किया। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अतिथि, कार्यक्रम की मेजबान और इस हंसराज कॉलेज की प्राण आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा रमा जी, मंच के सामने उपस्थित आदरणीय वाइस प्रिंसिपल साहिबा, मंच के सामने उपस्थित आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर शैलू सिंह जी, सभागार में उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिशियल्स, प्राउड अलुमनाइज, स्टूडेंट्स और दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार के हंसराज कॉलेज परिवार के सभी सम्मानित अन्य सदस्य। क्योंकि किसी भी शिक्षण संस्थान का जब हम परिवार की बात करते हैं, हम टीचर्स से लेकर के स्टूडेंट्स से लेकर के अलुमनाई तक आकर के रख जाते हैं। मैं विश्वविद्यालय राजनीति का प्रोडक्ट हूँ और मैं जानता हूँ कि विश्वविद्यालय में जो सपोर्ट स्टाफ और बैक ऑफिस स्टाफ होता है, वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में या किसी भी संस्थान में उनकी बहुत बहुत अनाम भूमिका होती है। अभी वीसी साहब
आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान किया, ऐसे नाम लोगों का स्मरण कर रहे थे। आजादी की लड़ाई में भी हजारों ऐसे लोग हुए होंगे जिन्होंने अपना जीवन और जवानी समर्पित किया। वो लोग अनाम इस देश को स्वतंत्र करने के लिए मां भारती की बलिवेदी पर अपने आप को नींव की ईंट बना करके समाहित कर चाहे नाम भी ली जाते। आजादी के अमृतकाल के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लेकर के पूरे देश में इस तरह का एक आह्वान किया था कि हम अपने क्षेत्र के ऐसे लोगों को पहचानें, उनके बारे में लिखें, उनके बारे में उनका सम्मान करें, उनको उस रिपोजिटरी को डेवलप करें। हजारों लोगों के नाम निकल करके सामने आए थे, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ऐसे लाखों लोग होंगे जिनको हमने और देश ने और घर परिवार ने भुला दिया। हर शिक्षण संस्थान में ऐसे बैकबोन पीछे खड़े बहुत सारे परिवार के सदस्य होते हैं जिनका शायद हम उल्लेख करना भूल जाते हैं। ऐसे परिवार के सारे सदस्य हैं। मैं आप सबको हृदयपूर्वक इस 78वें स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। हंसराज कॉलेज की ये यात्रा 78 साल की यात्रा और देश के आजादी के बाद की 78 साल की यात्रा। आजादी के कुछ महीनों बाद में हंसराज कॉलेज की स्थापना की। आजादी का 75वां साल जब हम मना रहे थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस वर्ष को इस दृष्टिकोण से कि 75 साल का कालखंड किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत लंबा होता है। जीवन के 3 पड़ाव, जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी उसमें 3 पड़ाव पूरे करके वो संन्यास की तरफ उस समय गमन करने का अवसर होता है। उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा नहीं है, और एक ऐसा राष्ट्र जिसका हजारों सालों का लिखित अलिखित इतिहास हो, परंपरा हो, उसके लिए 75 साल का कालखंड कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। एक संस्थान के बारे में भी, और एक शिक्षण संस्थान जो नित्य निरंतर नूतन नया रहता है, क्योंकि हर 3 साल में, हर 5 साल में नए लोग आते हैं, हर वर्ष नए लोग आते हैं, वो उसको एक सातत्य प्रदान करते हैं, एक नवीनता प्रदान करते हैं। इसलिए किसी शिक्षण संस्थान के जीवन में भी, जो जीवन हमेशा रिमेन्स ऑलवेज यंग, उसमें भी 75 साल का कालखंड या 78 साल का कालखंड कोई बहुत लंबा अवसर नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ये 75 साल का कालखंड एक ऐसा अवसर अवश्य है कि जब हम पीछे घूम करके देखें, एक आत्मावलोकन करें, न केवल राष्ट्र के रूप में कि हमने इस 75 साल में क्या खोया, क्या पाया। इस 75 साल की यात्रा में यदि हम एक दृष्टिकोण से विचार करें, देश ने निश्चित रूप से बहुत प्रगति की। आजादी के समय जो देश के हालात थे, वहां से लेकर के आज देश जिस मुकाम पर पहुंचा है, और मैं शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगा कि आज देश इस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है कि 140 करोड़ लोग नित्य प्रतिदिन गर्व कर सके, जीवन के किसी न किसी विधा से जुड़ा हुआ ऐसी कोई न कोई सफलता, उत्कृष्टता ऐसी देश के नागरिक, देश के बेटे, देश की बेटियां हासिल करते हैं, जिससे हम सब लोग सम्मान के अधिकारी बनते हैं। और निश्चित रूप से उस मुकाम को तक पहुंचने में केवल कोई सरकारें या शासन व्यवस्था है उसके कारक थी, ऐसा नहीं। समाज, इस देश आज इस मुकाम पर आकर के पहुंचा है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने, बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं जो सरकार नहीं चला रही थी, उन सब ने देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज और सामाजिक सहयोग से बनी हुई ऐसी संस्थाओं ने देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में, जिस पर हम गर्व कर सके, इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान किया। देश निश्चित रूप से सफलता के सोपान पूरे करके बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है, लेकिन व्यक्ति या कोई देश, कोई संस्थान, कोई विद्यालय, कोई महाविद्यालय, कोई भी हो सकता है,
यदि वो केवल सफलताओं का आकलन करे, उनकी चर्चा करे, उन पर गर्व करे, निश्चित रूप से तो अधिकारी, लेकिन केवल उनकी चर्चा करना, उन पर गर्व करना, उन उपलब्धियों के बारे में बातचीत करना जनरेट सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लेसेंस, ये आत्ममुग्धता के भाव का सृजन करता है। और आत्ममुग्धता जो है वो ठहराव लाती है, और ठहराव हमारे मनीषियों ने कहा है कि वो चाहे वो कहीं भी हो, वो ठहराव अल्टीमेटली डीजनरेशन का कारण बनता है, सड़न का कारण बनता है, जो अंततः समाप्ति की ओर लेकर जाता है। नित्य प्रतिदिन हम सब अपने जीवन में भी, दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को भी, हर एक संस्थान को भी और हर देश को बदलते हुए हर दिन के पन्ने के साथ में, बदलते हुए हर महीने के कैलेंडर के साथ में और हर साल के कैलेंडर के साथ में हमको इस बात पर विचार करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, इस दिन में, इस महीने में, इस साल में हम क्या कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए। It gives you new dimensions and new energy. इस 78 साल बाद के पूरे होने के अवसर पर यदि जैसा प्रोफेसर योगेश सिंह साहब ने अभी आदरणीय रमा जी को कहा था कि कुछ नया संकल्प हो, मैं मानता हूं कि इससे बेहतर संकल्प कोई शिक्षण संस्थान नहीं। देश इस 75 साल 78 साल की यात्रा पूरी करके आज उस मुकाम पर पहुंच के यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 140 करोड़ लोगों के संकल्प की शक्ति के साथ में देश को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए, जिस संकल्प को लेकर के, जिस विचार को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनकी प्रेरणा से 1880 के आसपास में जो क्रांति का सूत्रपात किया। Let us come back to our roots। हम अपने देश के दर्शन को, उसके सिद्धांत को, उसके मूल को समझें। योगेश सिंह साहब सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते, मैं तो दक्षिण शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैंने लाइन टू लाइन भी पढ़ा, बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ा, उनका अभिप्रेत को समझने की कोशिश की, और उस मॉडल पर आधारित हमारी शिक्षण व्यवस्था, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने अनुभव किया। अभी योगेश सिंह साहब जिस दर्द को बयान कर रहे थे कि हमारे राष्ट्र ने चंद्रशेखर आजाद को भुला दिया, हमारे राष्ट्र में जो है वीर सावरकर पर प्रश्न खड़े किए। ये सह आशय, इस तरह के विचार का बीज हमारे लोगों के मस्तिष्क में आरोपित किया गया। हमारे इतिहास को उस दृष्टिकोण से लिखा गया। भारत का इतिहास, मेडिकल हिस्ट्री पढ़िए, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ वो जो 5 पीढ़ी का इतिहास है, वो 5 पीढ़ी के इतिहास को इतना महिमामंडित किया गया कि शायद उसके अतिरिक्त कुछ था नहीं। 1000 साल का मेवाड़ का इतिहास, बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक, 1000 साल का वो संघर्ष का इतिहास जिन्होंने उदयपुर से लेकर के पर्शिया तक विजय किया, वो महाराणा बप्पा रावल को भुला दिया गया। उस सेंट्रल एशिया तक जिस महाराणा लाखा ने जाकर के प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया कि 300 साल तक वापस किसी का भारत की तरफ आंख उठा करके देखने का साहस नहीं हुआ, पन्नों में कहीं चले नहीं गए, क्योंकि सह आशय इतिहास लिखे गए। आजादी की लड़ाई के समय में भी जिस तरह की परिस्थितियां थी, उससे पहले अंग्रेजों ने जिस तरह से हमको अपनी जड़ों से काटने के लिए सह आशय हमारी शिक्षण व्यवस्था को बदल दिया गया। भारत के दर्शन में और पश्चिम के दर्शन में जो मूल भेद था, भारत का दार्शनिक सिद्धांत ये कहता था कि हम सतयुग से त्रेता, द्वापर, त्रेता होते हुए हम यहां पहुंचे, त्रेता होकर के द्वापर में होकर के हम यहां पहुंचे, हम एक ढलान की तरफ है, लेकिन हमारे पीछे घूम करके हम देखते थे कि एक लक्ष्य स्पष्ट, हमको एक मार्ग और एक स्पष्ट लक्ष्य दिखता है कि हमको वापस उस स्थान तक जाना। लेकिन पश्चिम की धर्म परंपरा तो ये मानती है कि डार्विन, जो मैं कॉलेज में खड़े होकर के कह रहा हूं कि अब तो बंदर की औलाद, मुझे लगता है उनकी होगी, हम तो नहीं, हम तो भगवान राम की संतति है। उनके लिए, क्योंकि वो बंदर के कालानुक्रम से यहां तक पहुंचे, तो उनके लिए पीछे घूम करके गर्व कर सके ऐसा विषय उनके पास में नहीं है। इसलिए उन्होंने
उनके लिए जो नूतन है, जो नया है, जो नवीन आविष्कृत है, वही पूज्य है, वही प्रणम्य है। लेकिन भारत तो ऐसा नहीं कहता, भारत का विचार ही नहीं कहता था। इस व्यवस्था से हमें अपनी जड़ों से काटने का जो षड्यंत्र किया, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, 2000 साल तक तलवारों के माध्यम से आक्रमण हुआ। इस भारत के व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष को, वैभव को समाप्त करने के लिए, या मैं कहूं कि भारत की जो सांस्कृतिक उन्नति थी, जो भारत का बौद्धिक कौशल था, जो भारत का ज्ञान था, विज्ञान था, वैभव था, इंडिया की जो ग्रेट आर्किटेक्चर था, उन सबको मिटाने के लिए, जो पहले देखने के लिए आए थे और मिटाने के लिए लोग आए, उनके पश्चिम देश भर में सभी जगह पे दिखते हैं। लेकिन उस 2000 साल के आक्रमण में भारत की भारतीयता का जितना नुकसान नहीं हुआ, उतना 150 साल के कालखंड में अंग्रेजों ने किया। और दुर्भाग्यपूर्ण यह था, और मैं साहस के साथ में खड़े होकर के यहाँ कहता हूं, उस 150 साल के कालखंड में भी भारत की सनातन व्यवस्था का जितना नुकसान नहीं हुआ, सांस्कृतिक चेतना का जितना पतन नहीं हुआ, उतना आजादी के बाद के 60 साल में। क्योंकि वो एक पॉइंट था, आजादी के समय वो एक अवसर था कि जब हम वापस we could have gone back to our roots, हम अपनी दिशा बदलते। लेकिन दुर्भाग्य से इस चेतना को सह आशय एक बार फिर दबाया गया। आजादी के इतिहास लिखते समय में उनको कुछ चरित्रों का, कुछ पात्रों का, मेरी पूर्ण श्रद्धा होगी शायद उनके लिए, लेकिन उनको कुछ पात्रों तक, उंगलियों में गिने जा सकने वाले लोगों तक सीमित कर दिया गया। कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज जब तक अपनी जड़ों के साथ न जुड़ेगा, तब तक उसकी हालत वैसी ही होगी कि जो पेड़ से लेकिन उसमें खाद पानी डालने की कोशिश कीजिए, वो कभी फलित पुष्पित नहीं हो सकता, वो फलित नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि आजादी के इस 75 साल बीत जाने के बाद में, जब आज हम सौभाग्य के साथ में एक बार फिर, since we are undergoing era of transformation and simultaneously we are undergoing era of cultural renaissance of our country, हम अपने देश के उस सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर, आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत संपरिवर्तन के दौर से, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से, और जब ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से कोई देश गुजरता है, कोई संस्थान गुजरता है, तब उसके हर घटक की जिम्मेदारी होती है कि वो स्पिनिंग व्हील ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसकी गति को बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा को निवेशित करे, उस चक्र को की गति बढ़ाने के लिए अपनी ताकत को जो है उसमें समावेशित हो। हर व्यक्ति की भूमिका होती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, हर व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व होता है। लेकिन इतिहास के पन्ने उठा करके देख लीजिए, whenever the academia has failed to perform their duty during the time of transformation, transformations have failed। और जब ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुए, या तो वो बदलाव जो है वो खून से रंजित हुआ, रक्त रंजित हुआ है, या फिर उसके डिले होने की कीमत सदियों ने चुकाई है। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, उस दौर से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। उस समय में हमारे एकेडमिया की जिम्मेदारी है, उस समय में हमारे जो है शिक्षा जगत की जिम्मेदारी है कि समाज को इस संपरिवर्तन के दौर पर, क्योंकि आने वाले समय में जो संपरिवर्तन जिसके दौर से हम गुजर रहे हैं, उसके बाद जो है ये नई पीढ़ी के लोग होंगे, और ये सौभाग्यशाली लोग, यहाँ जो युवा साथी बैठे, जो अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होंगे, वो पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है। और मैं ये कहता हूं तो इसका कारण है मेरे पास, क्योंकि 2047 तक जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, मैं दीवार पर लिखा हुआ बैठ सकता हूं कि अब भारत जिस मार्ग पर चल पड़ा है, निश्चित रूप से हम विकसित होंगे। शायद हो सकता है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करने में फेल हो जाएं, तो शायद हो सकता है कि वो 2047 कुछ एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन जिस रास्ते पर चल पड़े निश्चित रूप से हम विकसित हो जाएंगे। लेकिन विकसित होने के साथ साथ में हम सुसंस्कृत होंगे कि नहीं, ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का समाधान या तो परिवार के पास है या शिक्षा जगत के पास। और ये पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है कि 2047 तक या उसके लगभग, उससे पहले, उससे कुछ बाद में, जब देश उस मुकाम तक पहुंचेगा, जब समर्थ होगा, शक्तिशाली होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा, विश्व के कल्याण के लिए भारत का विकसित होना निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना होगी। क्योंकि जब
आजादी की लड़ाई भारत लड़ रहा था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, दुनिया के 2/3 देश गुलाम थे, लेकिन भारत की आजादी का प्रभाव देखिए 30 साल में विश्व की गुलामी की व्यवस्था विश्व से समाप्त हो गई। तो निश्चित रूप से भारत का विकसित होना विश्व के लिए बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन जब देश उस मुकाम तक पहुंचेगा, शायद हम जो मंच पर बैठे हैं हम शायद होंगे ना होंगे, लेकिन जब देश विकसित होगा तब ये जो वर्तमान की पीढ़ी है ये गर्व के साथ में ये कह सकेगी कि हमने जिस विकसित देश में रह रहे हैं उस देश को विकसित हमने किया। सेंस ऑफ ओनरशिप होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, हमने किया है विकसित, हम अपने विकसित किए हुए देश में रह रहे हैं। आपसे आगे वाली पीढ़ी जो है उसका सौभाग्य सिर्फ इतना होगा कि वो सोने का चम्मच या चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होगी, वो ये गर्व कभी नहीं कर पाए। तो जो सौभाग्य भगत सिंह के पास में था, जो सौभाग्य चंद्रशेखर के पास में था, जो सौभाग्य सुभाष बाबू के साथ में था, जो सौभाग्य वीर सावरकर के पास में था, जो सौभाग्य महात्मा गांधी के पास में था, वो सौभाग्य आप सब लोगों के पास में। और ये जो शिक्षक जगत है, उसी जमाने का शिक्षक जगत है, उस शिक्षक जगत के पास में ये जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में जोड़ करके हजारों सावरकर जिनकी आवश्यकता है, हजारों भगत सिंह जिनकी आवश्यकता है, हजारों सुभाष बाबू जिनकी आवश्यकता है, हजारों अंबेडकर जिनकी आवश्यकता है, उनका सृजन करें। उस सृजन के संकल्प के साथ जुटेंगे। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद, अभिनंदन। भारत माता की जय। Good evening, everyone. It is my honor and privilege to deliver the vote of thanks on this momentous occasion, the 78th Foundation Day of our esteemed college. First and foremost, I would like to thank our chief guest, the Honorable Minister of Tourism and Culture, Shri Gajendra Singh Shekhawat, for gracing this celebration, his presence and for his inspiring words that reminded us of the value of education, commitment and continuous growth for the growth of our beloved nation. Professor Yogesh Singh, VC, Delhi University, has been a constant pillar of support for us, and we are indebted to you, sir, for always adding value to all our endeavors. Sincere gratitude to Professor Sopori for his guidance and words of wisdom. Thank you so much, Mr. Kulkarni, for your address, reflecting your deep appreciation of your alma mater. A special thanks to all the dignitaries from Delhi University for being a part of our celebrations. I extend my heartfelt thanks to our principal, Professor Rama, whose vision and leadership continue to guide our institution towards excellence. Your support and motivation are the backbone of our progress. A special thanks to all our faculty members and the staff of our college who have nurtured generations of students with unwavering dedication. Your hard work and passion are what give life to this institution. To our students and alumni, who are the pride and legacy of this college, your achievements carry forward the spirit of this institution beyond its walls. I also extend sincere appreciation to the organizing committee, support staff and the volunteers whose efforts have made today's event possible and memorable. Thank you so much everyone for being here today.